अच्छा जी, वही करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन हम वही करेंगे। ज़रा सा हम पुरानी चीज़ों को एक दफ़ा देख लें, फिर हमने वही क्वेश्चन पहले करना है। ऑनलाइन के बच्चों, सही है, मेरी गलती है, कमेंट तुम्हारे अब मुझे नज़र आने लग गए। अच्छा जी, ये हमारी कॉस्टिंग की क्लास है ना, माशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट दो क्लासेस में बड़ी बेसिक बातें कही थी। हमने सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास फैक्ट्री है, एक हमारे पास सर सेल्स डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या फैक्ट्री का काम होता है गुड्स प्रोड्यूस करना, सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है उसको बेचना, और बाकी के सारे काम एक कंपनी को जो चाहिए होते हैं, ठीक है, ऑडिट करवाना, फाइनेंस का हिसाब किताब रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखना, लीगल अफेयर्स देखना, ये सारे कौन देखता है? एडमिन डिपार्टमेंट देखता है। ऐसे ही है। फिर हमने डिस्कस किया कि जी हमारे लिए कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है। फिर हम फैक्ट्री में घुसे और हमने देखा कि फैक्ट्री में हमारे पास फंक्शन के हिसाब से 3 तरह के खर्चे हैं। या तो खर्चा डायरेक्ट मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, ठीक है जी, या डायरेक्ट लेबर है, ऐसा मजदूर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इन 2 खर्चों के अलावा सारों खर्चों को हमने नाम दिया था किस चीज़ का? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। याद आ रहा है? फिर हमने बात की थी बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। हमने ये बात की थी कि वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से बढ़े वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से या कम होने से चेंज ही ना हो, टोटल अमाउंट में कांस्टेंट रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट। याद आ रही है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट चूंकि सर तमाम लेवल ऑफ यूनिट्स के लिए क्या रहती है? सेम रहती है। मिसाल के तौर पर सर ARTT का रेंट है, तब ARTT में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है जी, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे हमारे रेंट पे ना इजाफा होगा ना कमी होगी। पिछला पूरा महीना कोई स्टूडेंट नहीं था ARTT में, क्यों? पिछला बैच खत्म हो चुका था, बच्चे एग्जाम के लिए जा चुके थे, ना टीचर आ रहे थे ना स्टूडेंट आ रहे थे। क्या हमारा रेंट वेव हुआ? नहीं, हमने रेंट दिया, रेंट हमारा वेव नहीं हुआ। हमने मालिक को ही नहीं कह सकते कि यार बच्चे नहीं आ रहे तो तुम एक काम करो रेंट खत्म कर दो। कोविड आया था, 6 महीने इस इदारे में सिवाय यहाँ का जो एडमिन स्टाफ है जो यहीं रहता है, एक बंदा इधर नहीं आया। सब ने अपने क्लासेस घर से ली अपने अपने। क्या हमारे रेंट वाले ने रेंट वेव कर दिया? नहीं, पूरा रेंट चार्ज किया उसने। ऐसा है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करने से चेंज, उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया था, ये हमारी कौन सी क्लास है? अच्छा, क्लास 3, ठीक है। सर हमने एक फंक्शन सीखा था कि किसी भी कंपनी की अगर आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आप सबसे पहले एक काम ये करें, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें किससे? यूनिट से, और ऐड कर दें उसमें क्या चीज़? कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसा। और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी थी एक चाय के होटल की, कि एक चाय का कप एक होटल जो है ना वो सिर्फ 50 रुपये में बनाता है। 2 चाय के कप बनाएगा तो 100 रुपये में बनाएगा, 3 बनाएगा तो 150 में बना देगा। सर ये होटल जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये पूरे साल में 50,000 चाय के कप बेचेगा। ये 50,000 क्या? ये यूनिट्स हैं। ऐसा। ये क्या है? 50 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हर यूनिट पे 50 रुपये लगेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास इस चाय के होटल की एक फिक्स कॉस्ट होगी। अज्यूम करो जी ये पूरे साल का 6 लाख रुपए का रेंट देता है, ठीक है जी। ये क्या हो गई जी हमारी? ये हमारी हो गई जी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो सर अब अगर मैं काम करूं, ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे क्या करता रहूं? सर चेंज करता रहूं। चेंज आइंदा के बाद जब मैं ये निशान लगाऊंगा ना, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। ये जब भी मैं ये निशान लगाऊंगा इसका मतलब क्या होगा? चेंज होगा। आप में से जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनको आइडिया होगा ये चेंज है, लेकिन कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे तो ये डेल्टा का मतलब है तब्दीली, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स आप चेंज करते रहें, टोटल कॉस्ट क्या होती रहेगी? क्या इस होटल के लिए आप 60,000 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो टोटल? हाँ सर, आपने क्या चेंज क्या करना है? सिर्फ इस 50 को 60 करना है, ठीक है जी। 70,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल सकते हो। हाँ सर, इस 50 को क्या करना है आपने? 70,000 कर देना। ऐसा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ टोटल कॉस्ट है कितनी इसकी? 3.1 मिलियन। याद आ रहा है? ये बेसिक डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ऐसे ही है। और मैंने आपको दिया था घर से
करने के लिए एक सवाल, ऐसा वो सवाल मैं आपके साथ अभी कर लेता हूं सर। ये था सर हमारा वो होमवर्क, ऐसा ही था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम रीड कर रहे हैं। ये दो आप लोगों को मैंने घर से करने के लिए दिया था, आपने कर लिया होगा। रमज़ान है, मुझे पता है कि आप लोग की बड़ी मसरूफियात हैं, ठीक है जी। अफ्तार से पहले भी नींद है, अफ्तार के बाद भी नींद है, रात में भी नींद है, सहरी से पहले भी नींद है और सहरी के बाद भी नींद है, तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ऐसे ही है ना, ऐसा है नहीं है? रमज़ान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? शेड्यूल बहुत बुरे तरीके से आउट हो जाता है। आप 12 बजे के बाद आप सोने की कोशिश करो ना, तो आपको ये डर होता है। और ये माशाल्लाह हमारे घर की एक रीत और रिवाज है कि कम से कम रमज़ान में 10 सहरियाँ ऐसी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता जी। सुबह के 6:30 बजे आँख खुलती है, तो फिर एक दूसरे को हम ब्लेम कर रहे थे, तुमने उठना था, तुमने उठना था। तो अलार्म लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस दफ़ा 2 मिनट्स की ड्यूटी लगाई थी। एक सहरी सिर्फ हमारी डिस्टर्ब हुई, वो भी डिस्टर्ब ऐसे हुई कि आखिरी 15 मिनट में आखिरी वाली मासी की आंख खुल गई, ठीक है जी। तो मासियाँ भी माशाल्लाह हमारी तरह ही हैं। ऐसे लगता है कि नशे में होता हूँ मैं पूरे रोज़े में। वेरी गुड जी। अच्छा, ये कह रहे हैं ABC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रिंटिंग ऑफ सेलेक्ट रिलीजियस बुक्स। कुछ रिलीजियस किताबें जो है हम बनाते हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे कुरान पाक की प्रिंटिंग है, या सही बुखारी की प्रिंटिंग है, या नहजुल बलागा की प्रिंटिंग है, ठीक है। अब उसकी एक फिक्स नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है जी। अच्छा जी, वन सच बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड इन लार्ज वॉल्यूम्स फॉर द पास्ट 16 ईयर्स। अब अच्छी बात है, इसमें अमेंडमेंट नहीं आती। किताब का नंबर ऑफ पेज क्या रहेगा? अगर प्रिंटिंग पैटर्न सेम है तो सेम ही रहेगा। एज कंपनी प्रिपेयर्स इट्स बजट्स फॉर द अपकमिंग ईयर। इसका क्या मतलब है? अगले साल का हम बजट बना रहे हैं। बजट का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई अगले साल कितना खर्चा होगा हमारा, ठीक है। तो इट फेसेस कंसर्न्स रिगार्डिंग अनसर्टेन डिमांड। ARTD अपना बजट बना सकता है परफेक्टली? नहीं बना सकता। क्यों सर? नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें नहीं पता होते हैं, और वो वेरी करते हैं सिग्निफिकेंटली, ठीक है जी। सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर हम अपना पिछला साल देखें, हमारे पास कॉस्टिंग में कोई 800-900 बच्चा था पूरे सेशन में। पिछला साल देखें या पिछला बैच देखें, अल्लाह का शुक्र है कोई 2700 नंबर तक चला गया था। नहीं पता हमें ये बैच कितना होगा। तो हर बिज़नेस के अंदर आम तौर पे बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जिनकी डिमांड कांस्टेंट होती है, पता होता है कि जी इतने यूनिट जो है वो यूज़ होंगे। लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनमें डिमांड का आइडिया नहीं होता। तो ऐसी कंपनीज को बजटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो बहुत सारे बजट बनाते हैं। अगर 10,000 यूनिट बिके तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? 11,000 बिके तो क्या होगी? 15,000 बिके तो क्या होगी? तो वो एक बजट नहीं बनाते, बल्कि बहुत सारे बजट्स बना के रख लेते हैं। फिर वो देखते हैं प्रैक्टिकली कौन सा बजट एप्लीकेबल है। जब एक्चुअल रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स आना शुरू है 15,000 यूनिट बिके साल के, तो वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हैं? 10,000 वाले बजट से, 11,000 वाले से, या 15,000 वाले से? 15,000 वाले से ऑब्वियसली। तो अनसर्टन डिमांड जहां भी होगी, आमतौर पर कंपनीज एक बजट, जैसे कि ये कंपनी क्या सोच रही है कि डिमांड या तो 48,000 यूनिट्स होगी, या क्या होगी 51,500 यूनिट्स, या 60,000 यूनिट्स होगी, ऐसा। अब वो कह रहे हैं जी हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब खर्चा क्या क्या कौन कौन सा होगा, कुछ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, कुछ टाइम पे डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, कुछ टाइम पे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से चेंज होते हैं, उनको क्या कहते हैं? और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करते बल्कि टाइम पे बेस करते हैं, पर मंथ, पर एनम। वो कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। अच्छा, ये कह रहे जी किताब बनाने जाओगे ना, किताब पे कवर की कॉस्ट आएगी। एक कवर कितने का होगा? 80 रुपए का, और हर किताब के 2 साइडों में कवर लगेगा, ऐसा। तो एक किताब पे कितने कवर लगेंगे? 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ जी मैंने बेचनी किताबें
तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे चाहिए किस तरह, पर बुक, सॉरी, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कवर्स की कॉस्ट कितनी होगी? 2 कवर लगने, 80 इंटू 2 कितने? 160। डन। अच्छा, फिर मेरे पास सर किताब में 980 पेजेस हैं। बुक कितने की है? 980 पेजेस की। पेजेस का क्या मतलब होता है? आगे पीछे 2 साइड होते हैं एक पेज के, ठीक है जी। तो अगर एक किताब 980 पेजेस की है तो इसका मतलब है इसमें जेन्युइनली जो पेपर लगेगा ना वो 2 से डिवाइड करके निकालना है आपने। 980 नहीं होना चाहिए। क्यों? पेपर कॉस्ट एक पर पेज है, ठीक है जी। एक पेज की कितनी साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 980 पेज की किताब है तो इस पे पेजेस कितने लगेंगे? 980 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कितने निकलते हैं? 980 डिवाइड 490 पेजेस, ऐसा 490 पेजेस के आगे पीछे अगर तुम प्रिंटिंग करोगे तो किताब कितने पेजेस की बन जाएगी? देखो यार, ये इतनी एक ऐसी फजूल चीज़ है और ये आपके एग्जामिनर की फेवरेट चीज़ है कि वो इस तरह के इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें पूछता है। उसने एक सवाल एक दफ़ा पूछा कि कंपनी छालिया के रैपर्स बनाती है, ठीक है जी, और उसने कहा जी उस पर फिल्म लगती है, जो प्लास्टिक होती है ना, जो छालिया का रैपर होता है उसको बनाने के लिए उसको कहते हैं फिल्म। तो उसने कहा जी 4 सेंटीमीटर जो है वो एक पैकेट का साइज़ है, 4 cm की फिल्म लगेगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। क्यों? क्योंकि 2 साइड्स होता है। फिर उसने कहा जी ग्लू लगेगा, ग्लू एक ही दफ़ा लगता है। अब ये चीज़ें ना छोटी छोटी, आपको 2,70,000 गुड़िया बन रही है, गुड़िया की एक आंख 5 रुपए की आती है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जाली गुड़िया नहीं है कि एक यहाँ पे आंख होगी, ठीक है जी, उसकी आंखें कितनी हैं? 2 हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है पेपर में आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि यार ये कॉमन सेंस बंदे को होनी चाहिए, और यही वो जगह जहाँ लोग गलतियाँ करते हैं। 980 पेजेस की किताब है तो इफेक्टिवली उसमें पेपर कितना लगा होगा? 490। तो मुझे बताओ एक पेपर कितने का आता है सर मेरे पास? 1.5 का। मल्टीप्लाई करो उसको 1.5 से, 400, 735। ये आ गया सर मेरे पास पेपर की कॉस्ट। फिर इंक, अब सीधी सी बात है, इंक क्या होगी? दोनों साइड पे लगेगी। तो वो कह रहा है जी हमारे पास इंक पर साइड ऑफ द पेज है। अब बताओ पूरे 980 पेजेस के ऊपर इंक लगेगी, तो मैं क्या करूं सर? इंक कितने? 980 इंटू 1.75 क्या आ रहा है? 1715। हाँ जी, 1.5 रुपये पर पेपर नहीं होना चाहिए, पर पेज है ना यार। मैं फिर उर्दू ज़ुबान में इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, अल्लाह करे यहाँ मुझे पेज मिल जाए। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये एक पेपर है ऐसा, और अगर इस पर प्रिंटिंग हो तो उस पर कितनी कितनी प्रिंटिंग होगी? 1 और 2, ऐसा। इंक कितने साइड पे लगेगी? दोनों साइडों पे। अगर 980 पेजेस की बुक है तो ऐसे पेपर कितने चाहिए? 490। लेकिन इंक क्या होगी? दोनों साइडों पे लगेगी, ऐसा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आगे बढ़ो दोस्त, इस सवाल में मुश्किल और चीज़ ही क्या थी? यही तो था जिसको आपने पिक करना था। अच्छा जी, फिर उसने कहा जी ग्लू बाइंडिंग। अब ये डायरेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है किस पे? पर बुक। तो उसको मल्टीप्लाई करने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ ले लेते हैं जी ग्लू बाइंडिंग। कितना जी? 210। फिर और कुछ है? उसने कहा जी एक बुक मार्क जो है ना, बुक मार्क समझते हो क्या होता है? किताबों से वास्ता नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। बुक मार्क एक गत्ते टाइप की चीज़ होती है। कभी बाज़ औक़ात कोई अच्छी लकड़ी का बन जाता है, बाज़ औक़ात एक गत्ते का होता है। वो नहीं जो रखते हैं बीच में। अच्छा, आपने पुराने ज़माने में देखा हो कुरान पाक में एक धागा आता था, वो उठा के रखते थे, ऐसा। तो ये भी एक बुक मार्क है, ठीक है। वो कहता है जी हर किताब के साथ हम कितने बुक मार्क्स देंगे? 3, ऐसा। तो बुक मार्क्स अगर मैं देखूँ हर किताब के साथ 3 है तो कितने जी मेरे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय कितने का? 1। ये ना हमारे से सवाल में गलती हो गई थी, जवाब में, सॉरी सवाल में नहीं। इसको मैंने गलती से क्या कर दिया था?
डिवाइड कर दिया था। सर आप भी गलती करते हैं। और भाई मैं जब आपको सवाल देता हूँ ना, सोल्यूशन में अगर मैं 100 सवाल दूंगा ना, 30-40 में गलतियाँ होंगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं छापता नहीं हूँ, मैं सवाल अब आपको पढ़ाया ना, मुझे लगा आज भाई इस चीज़ में बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किलात आई हैं, तो मैं होमवर्क उसी में बनाऊँगा। और चूँकि मैं बनाता भी खुद हूँ, रिव्यू भी खुद करता हूँ, तो चीज़ें बाज़ औक़ात ओवरलुक हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, बता देना सर ये गलत किया, हम उसको क्या करेंगे, अपडेट कर दिया करेंगे। ऐसा सर क्या इंसान अक्ले कुल है? नहीं सर, गलतियाँ इंसान करता है। और ये आप याद रखिएगा, अगर कोई ये सोच के आया हुआ है कि जी अहमद रज़ा से गलती नहीं होती, ऐसा कोई वो नहीं है। गलती भाई हर एक इंसान से होती है, सिवाय पैगंबरों के और उन लोगों के जिनको अल्लाह ने इस तरह का ब्लेस रखा हुआ, बाकी सबसे गलती होती है। ठीक है जी। पैकिंग कॉस्ट, हाँ जी, पैकिंग कॉस्ट कितनी है जी? 1000 एक कार्टन में पैक होंगे। कितनी किताबें एक कार्टन में आती हैं? अब इसको हमने 8 से डिवाइड करना है। ऐसा तो मैं अगर कहूँ जी पैकिंग कॉस्ट पर बुक 1000 डिवाइडेड बाय 8 कितना? 100। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 2999। ऐसा ये एक बुक प्रिंट करने की मुकम्मल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं 2 किताबें प्रिंट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सर इंशाल्लाह 48,000 बुक्स प्रिंट करूंगा, या तो 51,500 प्रिंट करूंगा, या 64,000। अच्छा इसके अलावा और कोई कॉस्ट है? हाँ सर, कुछ कॉस्ट ऐसी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स लगेगी, चाहे एक भी यूनिट ना बने। कितनी कॉस्ट हो? 1835। या अल्लाह, इसको रीड करना शुरू कर दो तरीके से। सीधे हाथ से गिनती शुरू करोगे ना, 3 के बाद एक कॉमा आएगा। कितने के बाद? ये पहला कॉमा होगा थाउजेंड्स का। किसका? थाउजेंड्स का। फिर 3 के बाद एक और कॉमा आएगा, ये होगा मिलियंस का। किसका? फिर 3 के बाद एक और कॉमा आएगा, ये किसका होगा? बिलियंस का। इससे ऊपर तुम्हारा एग्जामिनर नहीं जाता। ठीक है जी। तो पहला कॉमा थाउजेंड्स का, दूसरा मिलियंस का, ये याद रहेगा। अच्छा जी, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जाम में वो कहता है 55 मिलियन, अब लोग वहाँ परेशान है 55 के आगे मैं कितने ज़ीरो लगाऊं। तो मिलियन है ना, तो आपने 55 के आगे जो है वो 2 कॉमा लगाने। 5.5 मिलियन है तो 5, फिर 5 नंबर में आ जाएगा, 2 और 3, 5 ज़ीरो लगेंगे। आप यकीन करें, मैं अपना FAR 2 का पेपर दे रहा था और हमें हमारे टीचर ने पूरे टाइम इंडिया की किताबों से पढ़ाया था। तो उसमें इंडिया में होता है लाख और करोड़, वो लाखों में हिसाब करते हैं। पेपर में पहला सवाल है लीज़ का, उसने कहा जी लीज़ पे एक गाड़ी ली है 2.2 मिलियन की। मैं परेशान, मिलियन समझ ही नहीं आया मैं। तो अच्छा है मेरे बराबर वाला बच्चा कोई A लेवल्स करके आया हुआ था, उससे मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा ज़ुबैर मिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं, या आई कैप में? उसने कहा मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। और मैंने 2.2 को खुद समझ के 22000000 लगा दी और अल्लाह का शुक्र है वो सही हो गया। ठीक है जी। तो कोई चीज़, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर किसी को मिलियन आज तक नहीं पता था, आज पता चल गया, आज के बाद भी पता चल जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। मुझे ये तो पता हो ना कि 1 मिलियन क्या होता है, तो मैं 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करूँ ना। मैं तो समझता था 1 लाख है। नहीं भाई सीधी बात है ना, आपका एक टीचर है, आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा है, अब किताब में आपके आ गया ना करोड़, आप परेशान हो जाओगे। करोड़ क्या होता है? कितने लाख होते हैं? वेरी गुड, देखो माशाल्लाह 10 लाख, माशाल्लाह 100 लाख होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। ऐसा तो बाज़ औक़ात कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं। अपने फेस पे से पॉइंटर हटा दें। चल भाई अब नज़र आ रहा हूँ मैं सही? अच्छा जी, आप समद दाऊद के स्टूडेंट नहीं थे? नहीं भाई मैं समद दाऊद का स्टूडेंट था भाई, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे टीचर रह चुके हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप यकीन करो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मेरी ज़िंदगी में अगर शुरू में वो CA में नहीं आते, मैं शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं बनता। उनके बड़े एहसानात हैं भाई। अच्छा जी, अब बताएं सर मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ? 48,000, फिर 51,500, फिर 60,000। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 2,999, 2,999 और 2,999
99। फरंगियों आपको उर्दू में गिनती आनी चाहिए। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 183 मिलियन ना। मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। या चलो लंबी नहीं करते हम, इसमें क्या ऐड करते हैं डायरेक्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर दो। कितनी? अभी सर पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स पढ़ाते हैं? अच्छा, सिर्फ फाइनेंस पढ़ाते हैं। वी वर ब्लेस्ड इनफ कि हमने सारा कोर्स सर से पढ़ा था। ठीक है, अल्लाह ताला सर को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। हाँ जी, अब बताएं सर क्या आ रहा है? 16 मिलियन है। नहीं, 16 नहीं हो सकता, 162 मिलियन होगा। फिर इसको बेटा ऐसे रीड करते हैं, 162.252 मिलियन। ऐसा, ये कोई टेंशन नहीं है। ये 85 ये 19824। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। हो गया। शुरू में प्रॉब्लम होता है, बाद में सब सेटल हो जाता है, सबको पता होता है कि इसको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। शुरू के प्रॉब्लम्स ऐसा है। इसमें हमारे पार्ट पे एक मिस्टेक थी, वो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर बढ़े हम आगे। एक डेप्रिसिएशन मेथड है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, तो उसको अच्छा, ये बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ यूनिट्स पे आ रही है, ठीक है जी, तो फिर डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आ रही है या डिमिनिशिंग बैलेंस पे आ रही है, तो वो फिर आप फिक्स कॉस्ट में डाल देना। ठीक है जी, बड़े बेटा आगे बढ़ जाएं मेरे प्यारे बच्चों। यार अभी हम आगे थोड़ा सा जाएंगे ना, तो हम ऐसी भी कॉस्ट देखेंगे जिसका एक कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और एक कंपोनेंट वेरिएबल होता है। ठीक है जी, तो सेमी फिक्स कॉस्ट होती है। फिर बाज़ों का कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स होती है लेकिन थोड़े वॉल्यूम के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर AITT का रेंट है, AITT में एट ए टाइम 1000 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब अगर हमारे पास सर 1500 स्टूडेंट आ गए तो फिर हमें बराबर वाली जगह भी रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट भी एक सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद क्या होती है, बढ़ना शुरू। हम अभी उन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में बिठा लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये जो दरमियान में वर्किंग हुई है, इज़ इट नेसेसरी कि हम पेपर में ये करें? हाँ, इतनी बेसिक चीज़ ना थोड़े से टाइम में ना आप नहीं कर रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार ये चीज़ याद रखो, बाज़ औक़ात ये जो 80 और 2 है ना, ये 80 और 2, 80 और 2, ये दोनों सवाल में दिए हुए थे ना, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इफ के 80 और 2 आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी चीज़ें मैंने वर्किंग में दिखानी है और कौन सी दोनों चीज़ें सवाल में गिवन है। 80 भी गिवन है और 2 भी गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाने की ज़रूरत, तो फिर आपने क्यों दिखाया? अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा इस सब्जेक्ट के साथ साथ, तो फिर आपको ये फजूल चीज़ें करने के लिए मैं कंपेल नहीं करूँगा। ठीक है, आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा, बढ़ जाए आगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूँ प्यारे भाई, गौर से सुनिएगा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, आप अगर मिसाल के तौर पर एक थिएटर में जाते हैं, थिएटर एक प्रोडक्शन सेंटर है या एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन? एक छोटी सी एग्जांपल इस पर भी हम कर लेते हैं, फिर हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक थिएटर है, से मिसाल के तौर पर मेरे अब्बा की एक ज़मीन थी। अब्बा ने हमसे कहा था कि भाई मेरा इंतकाल हो रहा है और इस पे कोई ऐसी चीज़ बनाना जिससे आवाम को फ़ायदा हो और सदका जारिया हो। तो
हमने थिएटर बना दिया, ठीक है जी। हम तो करंट दौर के मुसलमान हैं ना, तो करंट दौर के मुसलमानों की कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से ऐसे ही हैं कि वो समझते हैं कि जी लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। तो हमने सोचा फ़ायदा ये होगा कि लोग थोड़े खुश हो जाएंगे, थके आ रहे आए होंगे, ज़रा सा थोड़े ये जो है ना वो मरासियों को देख लेंगे तो ज़रा इत्मीनान हो जाएगा उनको, अपने गम भूल जाएंगे, ठीक है, ऐसा है। अच्छा जी, सुनना ज़रा दोस्त गौर से। तो हमने सोचा एक थिएटर चलाते हैं। थिएटर में हम क्या करेंगे, थिएटर में हम बुलाएंगे अदाकार, ठीक है जी, ये सारे नचनिया और मिरासी बुलवाएंगे और हम इनको पे करेंगे हर शो के पैसे। किसके? तो हमने एक्टर से बात की, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी हम आके एक शो चलाएंगे, एक बकरा किस्तों टाइप का जो है वो शो चलाएंगे और हम जो है वो हर शो के आपसे लेंगे 50,000 रुपये। कितने? ये 50,000 रुपये पर शो हो गया। ऐसा डन हो गया जी। अच्छा, हमारे थिएटर में ना, हमारे थिएटर में 300 सीटें, कितनी? 300 सीट्स हैं। हमें ये लगता है कि इन 300 सीटों में जब हम शो चलाएंगे ना तो तकरीबन हर दफ़ा 250 लोग आके बैठेंगे। कितने? 250 लोगों का जो है वो इंशाल्लाह हिसाब किताब एवरेज बन जाएगा। हर शो में कितने लोग आएंगे? और ये जो 250 लोग आएंगे इन सबको हम स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारा कुछ खर्चा पर शो हो रहा है और कुछ खर्चा पर यूनिट हो रहा है या पर गेस्ट हो रहा है, ऐसा है। अब सर सुनिएगा ज़रा, हमने सर उसको स्नैक्स के पैसे हमारे बनते हैं सर, हमने एक पेप्सी की बोतल देनी है और एक जो है वो लेस के चिप्स देने हैं, ये 150 रुपये के आ जाएंगे सर। ये क्या जी? पर टिकट, ऐसा। जितने टिकट परचेज होंगे हम सबको क्या करेंगे, 150 रुपये की बोतल और क्या पकड़ाएंगे? चिप्स पकड़ाएंगे, ऐसा। अब गौर से सुनना, ये हो गया हिसाब किताब। फिर सर हमारे पास खर्चा आएगा सफाई सुथराई का। हर शो के बाद हमारे जो है वो क्लीनिंग स्टाफ आएगा, मेंटेनेंस स्टाफ आएगा, वो माइक वाइक सही करेंगे और जगह साफ करेंगे। तो हमारी टेक्निकली एक मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, ये होगी जनाब 4500 पर शो, ऐसा है। फिर सर सीधी सी बात है, हमारी जो है वो इस थिएटर का जो है वो हमने एक डेप्रिसिएशन भी निकालना है, इसकी कॉस्ट, क्योंकि अब्बा छोड़ के गए तो ये हमारा अपना, इसका रेंट तो नहीं देना होता होगा। इसका क्या निकलेगा सर? हमारा अंदाज़ा है कि हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर ये होगा जनाब कोई 2 मिलियन रुपए का, ठीक है जी। फिर सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप चूंकि हमारा ये कल्चर जो है प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान का, तो इस कल्चर की प्रमोशन के चक्कर में हम आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल फिक्स कर देते हैं। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नसीबुल लाल के गाने सुना रहे लोगों को, ठीक है जी, और चाँद फतेह अली खान और इस तरह के कोई लोग आप जो है वो लेकर आ रहे हैं सामने, तो आपका बिजली का बिल सालाना 1 मिलियन अंदर भले आप कुछ भी करते फिरो। अब बताएं इधर आपको कितने टाइप की कॉस्ट नज़र आ रही है? कुछ कॉस्ट ऐसी जो पर शो चल रही है, कुछ कॉस्ट ऐसी है जो पर टिकट चल रही है, और कुछ कॉस्ट ऐसी है जो पर ईयर चल रही है, जिससे नंबर ऑफ शोज़ कम ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, हमारा अंदाज़ा है कि हम पूरे साल में जो शोज़ चलाएंगे वो इंशाल्लाह चलाएंगे कोई 250। 365 दिन है, कुछ रमज़ान होगा तो बंद करेंगे भाई, गलत बात है, कुछ मुहर्रम के दिनों में बंद करेंगे, कुछ 12 रबीउल अव्वल के चक्कर में बंद करेंगे, कुछ बकरीद की छुट्टियाँ आएंगी, तो साल में कुछ जगह पे मिरासी थक भी जाएंगे। तो ये 250 दिनों का जो है वो 250 शो हमारे चलेंगे, ठीक है जी। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहे, बताएं 250 शोज़ की टोटल कॉस्ट क्या होगी, कैसे निकालूँ बताओ इसको, खुद सोचो। अब तुम्हें मैं सोचने की दावत दे रहा हूँ, मुझे बताओ 250 शोज़ पूरे साल में चलेंगे, हर शो में 250 का मैं इसको ऐसे कर दूँ, 280 कर दूँ, नहीं तो ये 250 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर 280 शो चलेगी पूरे साल में, मुझे बताओ पूरे साल में इस थिएटर का कितना खर्चा होगा? 280 शो चलेंगे, हर शो में कितने लोग आएंगे? 250 लोग आएंगे, ठीक है जी। और याद रखिएगा आपने, मुझे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पर टिकट लग रहे हैं, कुछ खर्चे जो पर शो लग रहे हैं, कुछ खर्चे जो पर, मुझे बताएं सर क्या होगा? टोटल कॉस्ट निकाल के दें, शाबाश।
शाबाश मेरे बच्चों। हाँ जी, हो गया। खैर है, कोई मसला नहीं, तला एक छोटी सी मिस्टेक है, जाने दो। हाँ जी, कितना जी? 18.297 मिलियन 28। अच्छा आओ आओ, मैं इसको करता हूँ, यहाँ देख लो, सारी चीज़ें छोड़ दो। एक बात बताओ, जो एक्टर्स का खर्चा ये पर शो है या पर शो है? तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं जी एक्टर्स की कॉस्ट कितनी, शो कितने हमारे पास 200, एंड फॉर एवरी शो हम उनको क्या पे करेंगे 50,000। ठीक है जी, लानत है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पे अगर ये मरासी 50,000 पर शो ले जाते हैं, ऐसा है। आप टेंशन ना लें, आप हलाल कमाएंगे, टेंशन नहीं लें आप जी। कितना जी? 14 मिलियन रुपए। सर आप इतना जलील कर रहे हैं, ये भी इंसान है। मैं मुझे नहीं, कोई इनसे कोई नफ़रत नहीं है, जो अपना काम करें, अपने रोज़ी कमाते रहें। मुझे सिर्फ एज अ कौम पाकिस्तानियों का ये हिसाब किताब है, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। मैं ये 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप किसी बंदे को, आप में से मेजॉरिटी कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली कोई कोर्स की किताब के अलावा भी उन्होंने कोई नॉवेल उठाया होगा, पढ़ा होगा, कोई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी होंगी? कितने लोग हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 लड़कियां तो माशाल्लाह आप पढ़ते हैं, 1 6 लोग हैं टोटल। ठीक है जी, यहाँ क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 6 आउट ऑफ 100 आप रेशो देख लो। अब इनको बोलो कि आपने कितनी रील्स देखी हैं, रील्स कितने देखते हैं, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे। आप लोगों की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इतनी डिस्ट्रैक्शन है इस वक्त, यकीन करो। मेरा अपना 9 साल का बेटा है, पूरा दिन वो प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा होता है। प्ले स्टेशन से उसको हटाओ, मोबाइल पे शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके अंदर जो है मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्मिज़म होती है ना, टेम्परामेंट उसका इतना कम हो गया है कि उसको कोई चढ़ाता है वो तब जाता है। ठीक है, तब जाता है वो, आगे से जो है वो सुनाना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा। यकीन करो, अभी हम उसके साथ थोड़ा सा जो है वो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चले, उसको मैंने इतना मसरूफ़ कर दिया है कि अब उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा है काम करने का। मैं उसको यहाँ आखान में जो है वो फुटबॉल में डाला, 3 दिन फुटबॉल खेलने जाता था, अब 3 दिन क्रिकेट खेलने जाता है। उसको कोई शौक़ नहीं है ये फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का, लेकिन अब मैं उसको डंडा किया कि जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्ले स्टेशन नहीं मिलेगा। आप यकीन करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस देखें ना, हमारे टाइम पे हम सीए कर गए, पता है क्यों? ये फजूलियात नहीं थी हमारी ज़िंदगी में, होती ना बाखुदा हम नहीं कर पाते। और इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पढ़ना नहीं है, इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है। अगर आप बच गए, आप अपना यकीन करें स्क्रीन टाइम देख लें, मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन ख़ुद का मेरा स्क्रीन टाइम कोई 7-8 घंटे का है। अगर हम इसको उठा के देखें ना कि इसको ले आओ ना 1 घंटे में, आपको मैं बताऊँ इस दौर के आप सुपरमैन पैंट के ऊपर चड्डी पहनने वाले का नाम नहीं है। अपने असाब को, दिमाग को कंट्रोल करने के, यार मैं इस डिस्ट्रैक्शन पे नहीं जाऊँगा। ठीक है जी, आप कर गए, आप मुझसे लिख के लेना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। अच्छा जी, ये आगे जी नचनिए। और फिर स्नैक्स हमने पर शो पे करने हैं सर। 280 शो चलेंगे, हर शो में कितने लोग आएंगे? 250, और हर एक को हमने क्या करना है, क्या आ रही है 10.5 मिलियन। फिर सर और कुछ है सर? मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी पर शो है, कितनी जी? 280 इंटू 4,500 क्या आ रही है? 1.26 मिलियन। फिर जी इसके बाद जी मेरा बच्चा
बिल्कुल और हमारा जो स्नैक्स है उसकी जो कॉस्ट है 150 है। बिल्कुल ठीक 250 to 150 नहीं होगा? कर दो, लेकिन हमारे हर शो में आएंगे ना 250 लोग, 280 शो में टोटल 250 लोग नहीं आएंगे, हर शो में कितने लोग आएंगे? तो फिर 250 to 150 to 280 करो। यही किया ना हमने, अच्छा सही सही। ठीक है। अच्छा जी, फिर मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है कितना जी? 2 मिलियन। और सर इसके बाद मेरे पास सर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है कितनी? ये 1 मिलियन है। बस है जी, आप इसको एडअप करें, क्या आ रहा है? कितना? 28 पॉइंट ऐसा है, ये कर लोगे। हम जाएं अपने पहले टॉपिक पे। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दे दिया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ठीक है जी। अब मैं अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिक्स हमने जो है वो बिल्कुल ब्रीफ सी बेसिक्स देखी हैं, बाकी चीज़ें हमारी जो है वो पक्की होती रहेंगी। यही सारी चीज़ें किसमें, अपने पहले टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, क्वेश्चन दिखा दूँ? दोनों देख लो बेटा। ये इस पर एक सवाल दे दूं आपको, कर लोगे? बस समझ आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। आप तमाम लोग, तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स, आपको मैं किताब रेकमेंड कर रहा हूँ, और कुछ अगले 5-6 सालों में पढ़ो या ना पढ़ो, एक किताब ज़रूर पढ़ना। हार्डली 100 पेजेस की बुक है वो, ठीक है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। उस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग, हैं? फिर मैं कुछ और दूं आपको, हैं? ये ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी में मिल जाती है, और आपको तो माशाल्लाह इतने तरीके पता हैं। आप archive.org पे जाएं, इसकी आपको ऑडियो बुक मिल जाएगी, ठीक है। आप उसका MP3 वर्जन डाउनलोड करें, कानों में लगाएं, सुकून से सुनते जाएं, ठीक है जी। पढ़ना है तो पढ़ लें। ये मैं अपनी सारे बच्चों को किताब पढ़ाई है, ठीक है। ये किताब पढ़ो, और इसको पढ़ो नहीं खाली, इसको अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हैं, ये सुस्त लोगों के लिए कि उनको अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, ठीक है। वेरी गुड। सुस्त तो पढ़ेंगे कैसे, ये है मेन चीज़। बेहतरीन, वेरी गुड यार, इस पर तो मेरा दिमाग ही नहीं गया। अंग्रेज़ी में है? नहीं बेटा, ये फ़ारसी में है, ये जमालुद्दीन अफ़गानी ने लिखी है। आगे बढ़े हम दोस्त। अपने पास सर एक पेज छोड़ के हेडिंग डाल दें अपने पहले टॉपिक की इफेक्टिवली। अच्छा, ये जो अब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एग्जामिनेबल टॉपिक है, इससे एग्जाम में सवाल आएंगे। इसका नाम है ब्रेक इवन। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले बता दूं। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस एग्ज़ाम के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से तो एक तरफ है, लेकिन ये वो चैप्टर है जिसके करने के बाद आप डिसीजन मेकिंग समझ पाएंगे। आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स आपको जो है वो समझ आना शुरू होंगे। ये चैप्टर वीक होगा ना, आपको पूरी कॉस्टिंग के अंदर जगह जगह प्रॉब्लम होती रहेगी, ठीक है जी। तो अल्लाह के वास्ते आपने इस चैप्टर पे ज़रा ध्यान देना है। और ये चैप्टर आमतौर पे कुछ 10 क्लासों में भी ख़त्म हो सकता है, मैं इसमें 20 क्लासें लगाता हूँ। इसको इतना करा देता हूँ कि इसके बाद आप डिसीजन मेकिंग जब करते हैं ना, तो वहाँ 20 क्लासेस की जगह 15 क्लासों में काम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह के वास्ते आपने इसको इस नीयत से पढ़ना है कि पूरी कॉस्टिंग की बुनियाद आपकी इस चैप्टर में बनेगी, ठीक है जी। आए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एग्ज़ाम अपीयरेंस क्या है जी? सर एग्ज़ाम अपीयरेंस इसकी इतनी है कि ये नियरली हर अटैम्प्ट में टेस्ट होता है, और शाज़ो नादिरी कोई अटैम्प्ट ऐसी आती है जिसमें टेस्ट ना हो। रेंज एग्जामिनर ने 23 नंबर के सवाल भी इस पर पूछें, 8 नंबर के सवाल भी इस पर पूछें। अब अगली दफ़ा जो आ रहा है ना, नेक्स्ट जो कोर्स आ रहा है अगला, उसमें ब्रेक इवन की अपनी ग्रेड है, यानी ग्रेड में एक ही टॉपिक है। ग्रेड में एक ही टॉपिक का मतलब यानी ये लाजमी आएगा पेपर,
ठीक है जी। जो भी अगले अटेम्प्ट से पेपर आ रहा है ना, जो ये अगले लेवल पे जा रहा है, कॉस्टिंग का पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन रहा है, तो उसमें एक सजेशन दिए, कोर्स अब खैर कंप्लीट भी हो गया, बन भी गया वो, एक पूरी ग्रेड है इसकी 15 नंबर की। और मैं आपको बताऊं, आपके एग्जामिनर ने लेटली भी इस पर हर अटेम्प्ट में सवाल पूछे, तो बी रेडी, आप तकरीबन कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर के लिए इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा सर। मुझे एक बात बताएं सर, मैं एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अज्यूम करें सर मेरे पास एक चाय का होटल है, उसी तरह आपके जो होटल पे जाके आप बैठते हो ना किसी चाय के होटल पे, और आप सोचते हैं कि पठान कितने कमाता होगा, तो उसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ सर। अज्यूम करें सर हमारे पास एक चाय का कप बनाने पे प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, चाय की पत्ती, चीनी, दूध, पानी, सब कुछ मिला के 50 रुपए लगते हैं। कितने? तो मैं कहूँगा जी एक कप बनाने की, प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। ऐसा? अच्छा, इसमें लेबर की कॉस्ट भी शामिल है, ठीक है जी। सब कुछ बनाने की, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। चीनी, पत्ती, पानी, दूध, आग यानी गैस वैस, बनाने वाले का खर्चा प्रोड्यूस हो जाएगा कितने में? 50 रुपए में। फिर हमारा सर एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो हमारे होटल से चाय उठा के लेके जाएगा कस्टमर तक, ठीक है जी। उसको हम क्या कहते हैं सर? एक आप उसको बहुत अच्छे अल्फाजों में कहते हैं वेटर, ठीक है जी, और ये आम फहम अल्फाजों में छोटू है, जो भी नाम आप उसको दो, बार वाला जो भी है। वेरिएबल कॉस्ट किसकी? सेल करने की, ये 10 रुपए। एक यूनिट बनाते कितने मैम? 50 में। बना के बेचने का खर्चा कितना है? कमीशन कितना है? 10 रुपए। मुझे एक यूनिट कितने का पड़ता है? 60 रुपए में पड़ता है। ये बात समझ आती है सर? ये हो गई एक यूनिट की मुकम्मल वेरिएबल कॉस्ट। मुकम्मल वेरिएबल कॉस्ट सर, एक यूनिट में मार्केट में बेचता हूं 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में। बनाता कितने में हूं? बनाता 60 रुपए में, बना के बेचने का खर्चा 60 रुपए, बेचते हम 100 रुपए में। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास पूरी वेरिएबल कॉस्ट अगर इसमें से मैं लेस कर दूं, 60 कितने बचते हैं? इस 40 रुपए को मैं नाम दे रहा हूं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या मतलब? एक चाय का कप बनाने पे हमें कितने का फायदा होता है? 40 रुपए का। 2 चाय के कप बना के बेचूं तो 80 रुपए का फायदा होगा। अब मैं करता क्या हूं? मैं सर एक चाय का कप कस्टमर को देता हूं, कितने पैसे लेता हूं उससे? 100 रुपए। 100 रुपए में से मैं क्या करता हूं? चाय पत्ती वाले को, चीनी वाले को, पानी वाले को, गैस वाले को, बनाने वाले को, बेचने वाले को मिला के कितने पैसे दे देता हूं? 60 रुपए। कितने बच जाते हैं मेरे पास? ये मैं डाल देता हूं एक डब्बे के अंदर। ऐसा? इस डब्बे में पैसे बढ़ते जाएंगे मैं जितने कप बेचूंगा। ऐसा? अब बताओ क्या मेरे पास इस सेल्स में से सारे का सारा खर्चा माइनस हो गया? नहीं सर, एक खर्चा अभी भी बाकी है। ये दुकान का जो हमारा रेंट है, ये होटल का रेंट है, ये अभी तक हमने पे नहीं किया। हम रेंट एक यूनिट के हिसाब से पे नहीं करते हैं। हमारा सर जो जगह का मालिक है उससे हमारा अग्रीमेंट ये नहीं कि जितने चाय के कप बेचूंगा 10 रुपए तुम्हें दूंगा, नहीं। उससे हमारा अग्रीमेंट क्या है कि चाय का कप सर जितने बिके इररिस्पेक्टिव मैं आपको पैसे दूंगा सर, कोई 8 लाख रुपए साल के। कितने? 8 लाख रुपए साल के। मुझे एक बात बताओ, ये मेरी कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। सर ये 40 रुपए क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये 60 रुपए क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैं कह सकता हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का? किसका? सेल्स प्राइस का वो हिस्सा होता है जो वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद बच जाता है। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैं जमा करता हूं, जितने यूनिट बेचता जाता हूं जमा करता जाता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? घर ले जाऊं? नहीं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक कॉस्ट ऐसी है जो अभी तक कवर नहीं हुई है। वो कौन सी है? वो फिक्स कॉस्ट है। मुझे बताओ सर मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरी ये फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए? कितने? सर अगर आप 8 लाख रुपए कवर करना चाहते हैं तो 40-40 करके आपको 20,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा सर? आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। अब सुनो, 20,000 चाय का कप बेचने के बाद मैंने 40-40 रुपए जमा करके ना एक डब्बे में रखे थे। ये सारे का सारा डब्बे में जो पैसे पड़े ये मैं उठा के घर ले जाऊं? नहीं। ये मैंने किसको देने? ये मैंने देने मालिक मकान को। क्या देना उसको? किराया। दे दिया सर। बताओ 20,000 यूनिट बेच के मैं अपने घर कितने लेके गया हूं? 1 रुपया भी नहीं लेके गया हूं। ऐसा? अब बताओ इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि हम 20,000 यूनिट बेच भी चुके हैं और हमने 1 रुपए का प्रॉफिट अभी तक नहीं कमाया। इसको हम क्या कहेंगे? ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहां कंपनी कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना करे। ऐसा? अब मेरा एक सवाल है सर, गौर सुनना। अच्छा पहले हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, एस्पेक्ट देखेंगे, फिर हम इसकी जो है वो टेक्निकल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मुझे बताओ सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन से सबसे पहले हम क्या कवर करते हैं? फिक्स कॉस्ट। आपने 40 रुपए कमाए, साइड में रख दी, घर नहीं लेके गए, फिर 40 कमाए, फिर 40 कमाए, फिर 40 कमाए।
इसका मतलब ये प्यारे भाई कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है जी, माशाल्लाह, ये एक टैंक है सर, सीधा हो जा भाई, ठीक है जी। इसको हमने नाम दिया फिक्स कॉस्ट, ऐसा। इसमें हम क्या डालते हैं सर, जब एक चाय का कप बिकता है कितने में बिकता है, 100 रुपये, इसमें से 60 रुपये हम किसको दे देते हैं, जो चाय बनाने वाले, चीनी पत्ती पापे जो भी हैं, निकल के कितने बच जाएंगे, इस 40 को हम क्या करेंगे, यहाँ डालना शुरू करेंगे डब्बे में। ये डब्बा भरेगा 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 भरेगा, किस पॉइंट पे आके भर जाएगा सर, 20,000 यूनिट पे भर जाएगा। अब बताओ 20,000 यूनिट के बाद आप अगला यूनिट जो बेचोगे ये डब्बे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा, और ये एक और डब्बे में गिरेगा, इस डब्बे को हम क्या कहते हैं, ये प्रॉफिट है, ऐसा। तो बताओ प्रॉफिट कब कमाना शुरू करोगे, जब 20,000 यूनिट बेच चुके होगे। इसके आगे जितने यूनिट बेचोगे, अब जो 40 रुपये कमा रहे हो ये कहाँ लेके जाओगे, ये घर लेके जाओगे, ऐसा है। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं इनकर कर रही होती, ऐसा। अच्छा मुझे बताओ इस पे अगर मैं इसी 20,000 यूनिट का मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दूं, ये बनाने आता है, ये कैसे बनता है बताएं। 20,000 यूनिट बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, सेल्स कितने की होगी, एक यूनिट में कितने में बेचता हूँ, 100 रुपये में। 20,000 यूनिट कितने के बिकेंगे टोटल, 2 मिलियन। अच्छा जी, हर कप को बना के बेचने पे जो खर्चा होता है वेरिएबल कॉस्ट, 20,000 कप्स पे कितना होगा, कितना जी, 1.2 मिलियन। कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना, 8 लाख। इस 8 लाख को हम क्या करेंगे, रेंट में दे देंगे सर, क्या कवर करने के लिए। मुझे बताएं हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां आप इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा चुके होते हैं कि आप सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे कर पाते हो। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लेती 40 करके कि वो सिर्फ क्या पे कर पाती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर हो जाता है किसके, फिक्स कॉस्ट के, ऐसा। मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी की सेल्स कितनी है, 2 मिलियन रुपयों में देखो कितनी नजर आ रही है, 2 मिलियन, ये रही। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी की सेल्स कितनी है, नजर आ रही है भाई, नजर आ रही है नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी की सेल्स 2 मिलियन है। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी की टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड मिला के कितनी है। तो इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी की टोटल सेल्स बराबर हो जाती है किसके, टोटल कॉस्ट के, ऐसा है। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा जनाब सेल्स प्राइस का वो पोर्शन जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बचता है उसको हम सीएम कहते हैं। हर यूनिट से हम एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं, उसको हम जमा करते हैं ताकि हम किसको कवर कर सकें, फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकें। अगर किसी कंपनी की कोई फिक्स कॉस्ट ना हो, सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल हो, तो सर जैसे ही पहला यूनिट बेचेगा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो उसका क्या है, वो प्रॉफिट है। ये बात समझ आती है। तो बताओ जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर कर लेते हैं तो सर हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जहां हम कहते हैं हमने 20,000 यूनिट बेच भी दिए लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी की टोटल सेल्स किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट के। कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिर्फ किसको कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट को कवर कर रही है, और कंपनी का कोई प्रॉफिट और लॉस। ये बात समझ आती है सर। ये आप करें कॉपी और अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बिल्डअप करेंगे, ठीक। आप ये पढ़ लेना, फिर आपको मैं कुछ किताबें और रेकमेंड करूँगा, ठीक है। ये नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा तो मैं वो क्या करूँगा, मिस पे बीच में जो शीशा पीने जाना है, जो क्रिकेट खेलने जाना है, वो कहाँ होगा फिर, है। अच्छा वो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट फिर बता दें, मुझे भी बता रहे हो कि कौन सा मैंने बोला था। ऐसे कर दूं। अच्छा आइंदा के बाद हमारी क्लास में एक ये रूल भी चलेगा, इसको कहते हैं ऊपर कर दें, ठीक है। अब तक ये नीचे जा रहा है लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, ऊपर कर दें, क्योंकि हम बात करेंगे उंगली की। मैं इस उंगली से
ऊपर कर दें, मैं उंगली ऊपर करूँगा, ठीक है जी, नीचे कर दें, ठीक है जी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सही। ऊपर कर दें, बस 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 बस, ऐसे कर दें, चलो बंद कर दें। एक बच्चा कह रहा है सर डेप्रिसिएशन वेरिएबल कब होती है? डेप्रिसिएशन वेरिएबल जब होती है जब वो पर यूनिट बेसिस पे लगे। अच्छा, पर यूनिट बेसिस पे कभी डेप्रिसिएशन देखी है? फोटोकॉपी की मशीन पे आप देख सकते हो। आप कोई फोटोकॉपी की मशीन लेने जाओ ना, तो वो आपको कहता है जी ये कॉपियर जो है ना 5 लाख कॉपी निकालने के बाद फारिग हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको उस पर काउंटर भी नज़र आ रहा होता है कि जिसकी कितनी कॉपीज़ हो गई हैं, ठीक है जी। प्रिंटर आप लेने जाओ, वो आपको बता दे जी इतनी कॉपीज़ के बाद ये फारिग हो जाएगा। ये प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है ना, इसकी लाइफ है 2000 आवर्स, इसकी लाइफ 2000 घंटे के बाद ये फारिग हो जाता है, ठीक है जी। चेंज नहीं करा क्या मतलब? नहीं नहीं, ये तो वैसे ही चेंज हो रहा होता है हर दूसरी तीसरे डे। किसको डेप्रिसिएशन करते क्यों हैं? उसूलन तो हमें रीवैल्यू करना चाहिए, लेकिन हम किसको अकाउंट्स दिखाते हैं? किसी को नहीं दिखाते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन आप अभी टैक्स पढ़ोगे ना, तो एक चीज़ याद रखना है, जो हमारा चिलर है ये चलता है कोई 12 घंटे 10 घंटे क्लासेस होती हैं। अच्छा, यही चिलर जो है वो सामने किसी और कंपनी में पड़ा हुआ 2 घंटे चलता है। तो क्या टैक्स वाला जो FBR है वो उसको ये पता है कि मेरे यहाँ कितने घंटे चलता है या उसके यहाँ कितने? तो FBR के हिसाब से डेप्रिसिएशन का एक स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है जी। चाहे वो यहाँ एसिड यूज़ हो, चाहे यूज़ ही ना हो, चाहे कुछ हो, वो कहता है तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स 5 साल पर डेप्रिशिएट होंगे। अब आप उसको आपके हिसाब से उसकी लाइफ 3 साल है, लेकिन FBR के हिसाब से कितनी है? तो इसका मतलब है जब आप टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो उसके लिए अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान में हक हलाल का टैक्स इस वक्त जो पे कर रहा है वो अल्लाह का वली होता है? करना नहीं चाहिए। इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे लोगों कि टैक्स पे करना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से टैक्स इसलिए पे करना चाहिए कि जितने आपके अस्पताल चल रहे हैं, गवर्नमेंट अस्पताल, ठीक है, ये जितनी ईदी की एम्बुलेंसेस चल रही हैं, ये सारे आपके टैक्स के, ईदी के तो खैर प्राइवेट है, ये जो भी चल रही है सारे आपके टैक्स के पैसों से चल रही है। यार आपको जो है ना वो असल में दिखाया भी टोटल गंद ही जाता है। आपको पता है कोरंगी में एक सिंध गवर्नमेंट ने एक बच्चों का अस्पताल बनाया, उसके अंदर कोई 50-55 के करीब ये जो वो होते हैं बच्चों के इंक्यूबेटर्स होते हैं, क्या कहते हैं वो, 50-55 के करीब पड़े हुए। आखान अस्पताल में सिर्फ 24 हैं, ठीक है जी। और स्टेट ऑफ द आर्ट बच्चों का इलाज वहाँ हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त बेहतरीन किस्म का इलाज हो रहा है, ठीक है। आपको ये पता नहीं। आपको पता है इंटीरियर में एक जगह गंबट नाम है उसका, गंबट के अंदर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है। लिवर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पाकिस्तान में, इंडिया में भी नहीं है इतना बड़ा, ठीक है जी। ताकि इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इंडिया का है, लेकिन उसके टक्कर का अस्पताल यहाँ सिंध में बना हुआ है। नहीं पता ना? तो कुछ लगता भी है यार, ऐसा नहीं है कि टोटल ये अंधा चल रहा है, जरदारी की जेब में जा रहा है, ऐसा नहीं है। हैं? चंदा भी देते हैं, सही बात है। पीने से लिवर ख़राब हो जाता है ना? आगे बढ़े हम दोस्त। पीने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बेटा। हैं? बोलो बोलो। अब सुनाई नहीं दिया मुझे। अच्छा, ये फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट, टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट। इसको क्या मैं फुल फॉर्म में लिख दूं? अभी थोड़े टाइम में ना आदत हो जाएगी, टेंशन नहीं लो। ये बार बार यूज़ होगा तो समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ। सेट हो गया मेरे बच्चों? आगे बढ़ें। अच्छा,
लास्ट टाइम हमने जब ये चैप्टर कवर किया था हमारे 62 पेजेस भरे थे। डैनी जी आगे बढ़े। सर मुझे ब्रेक इवन निकाल के दे, शाबाश। ऐसे कर दूं आप, सही। मैं इसको रीड कर दूं, इसका मतलब क्या है? सर हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये क्या है जी? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होता है? एक ऐसी फिक्स कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर हो रही है, उसमें डेप्रिसिएशन भी होगा, रेंट भी होगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, ये क्या है? सर हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका भी तो रेंट होगा ना, कंपनी ने तो वो भी कवर करना है। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। आपको एग्जाम में कोई 36 किस्म की फिक्स कॉस्ट देगा, आपने क्या करना है? उनको ऐड कर देना। फिर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है? 24। बेचने की कॉस्ट कितनी है? कमीशन कितना है? 6 रुपये। तो ये दोनों को भी क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। क्या बन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर बेचता कितना में हूँ? 36 रुपये में। निकालो जरा ब्रेक इवन क्या है? ये वहाँ से बंद है शायद। कितना? 24,000। ये बंद चल रहा है। $24,000 क्या? खोते घोड़े क्या चीज? यूनिट्स। करें सॉल्व इसको। अच्छा आप ये तो आप सबको पता ना कि जितने हमारे पीडीएफ्स होंगे इसको हम क्या करेंगे, एक गूगल ड्राइव का लिंक जो ग्रुप पे दिया हुआ है उस पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, हर क्लास के बाद। तो आपको ब्रेक इवन के को 20 पीडीएफ्स नज़र आ रहे होंगे। वो 20 पीडीएफ जो है वो उसमें से कौन सा वाला रेलेवेंट होगा? सबसे आखिरी वाला, क्योंकि जो एक डॉक्यूमेंट है ना इसमें आज तक का काम होगा, सिर्फ आज का काम नहीं होगा, ठीक है। कुछ शरीफ कहाँ होंगे? ईद के बाद रखेंगे हम कोई यार, अभी तो कस्टमाइज वो अभी इसी में डाल दूंगा, लेक्चर्स डाल दूंगा, आजकल में डाल दूंगा, टेंशन नहीं। जी मेरे बच्चे, जी मेरा बच्चा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट है। उस सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें फिक्स्ड हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट है, फैक्ट्री के अलावा भी तो जगह होगी ना, एक फैक्ट्री होगी एक कंपनी की, तो बेचने के लिए हमने गोडाउन भी लिया होगा या नहीं लिया होगा? उस गोडाउन का रेंट वो क्या होगा? हमारा फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है जी। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ उसको, मैं भी शायद इतना ही हूँ। बताएं एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी? 36 रुपए। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की, बेचने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 30। ऐसा ही है। बताओ एक यूनिट से हम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं? 6 रुपए। ऐसा? अच्छा आप किसी ज़माने में आपको याद होगा मोबाइल कार्ड्स आते थे, अब आते हैं, स्क्रैच करके यूज़ करते थे, अब आते नहीं? आते हैं ना। ये एक कार्ड दुकान वाले को पड़ता है 97 रुपीज़ का, वो बेचता कितने में उसको? तो अगर उससे को पूछे कि आप क्या सीएम कमाते हो तो क्या जवाब देगा? 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाता है वो। ऐसा? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या मतलब है? एक यूनिट बेच के जो आप पैसे कमा रहे हो उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालो तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन ने अभी एक और कॉस्ट कवर करनी है, कौन सी? अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल? 144,000। मुझे बताएं सर मैं कितने यूनिट बेचूं 6 रुपए करके कि मैं 1,44,000 कवर कर लूं? 24,000 यूनिट्स। ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ आप प्रूफ करो कि वाकई ब्रेक इवन है, तो आप एक क्या निकाल लो, एक क्या बना लो मेरे बच्चों। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनाने जाऊं तो मेरे पास एक 24,000 यूनिट्स की टोटल सेल्स क्या होगी? 24,000 इंटू 36 रुपये, कितना? पक्का? यही है मोमिन मुसलमानों? अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट इंटू 30, 7,20,000। कुछ बचा? हाँ, इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा
कि हम उससे सिर्फ क्या पे कर सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, ऐसा है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ कि मैं 24 की जगह 25,000 यूनिट बेचता, अगर मैं 24 की जगह क्या बेचता 25, ये 1,44,000 कैसे आया, मैं चर्च लगा के सोया हुआ था, दो फिक्स कॉस्ट हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अच्छा यार मैं आप क्लास में चरसी बोलूँ भंगी बोलूँ प्यार से बोल रहा हूँ, आप उस पर ऑफेंसिव फील नहीं करेंगे। अगर आप ऑफेंसिव फील करते हैं मुझे आप मार्क करा देना, हम आपको रेड फ्लैग मार्क कर देंगे कि जी इससे मजाक नहीं करना, साइड में से हम गुजर जाया करेंगे और कोई मसले वाली बात नहीं। आप ये कह सकते हो, कितने लोगों को मसला है कि यार इनसे मजाक ना किया जाए, उनकी ईगो थोड़ी फ्रजाइल है, नहीं है, बस ठीक है बेटा, अब फिर मुझे नहीं बोलना कुछ, ठीक है ना, हैं क्या चीज़। हाँ आप जब मैं मजाक करूंगा आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, उस पर मैं एक और जवाब आपको दूंगा, ठीक है जी। अच्छा ये नहीं होगा कि मेरी हट जाएगी मैं कहूँगा क्लास से निकल जाओ, ये नहीं होगा, लेकिन मजाक का जो है ना ये हुआ करेगा कि कोई ऐसी बात करेंगे हम कि जो गैर अखलाकी, खैर मजाक तो होता है गैर अखलाकी है, ठीक है, एक लाइन है वो क्रॉस नहीं होगी, ठीक है जी, ना मैं क्रॉस करूँगा ना आप क्रॉस करोगे, ठीक है जी। एक बच्चे ने मुझसे वैसे ही पूछा सर आप नस्वार खाते हैं, मैंने कहा जी बेटा आपके अब्बा बेचते हैं तो मैं वहीं से ख़रीद लेता हूँ। अब इतना मेरे से चलेगा क्योंकि मेरा लेवल आपके अब्बा के बराबर, आप तो बच्चे हो ना मेरे यार, ठीक है जी, तो मेरा वहाँ वो वाला लेवल होगा, ठीक है। हाँ एक अच्छा ये कभी बच्ची के साथ उसकी अम्मा आई हुई थी, उन्होंने कहा जी हम जब आपका लेक्चर चल रहा होता है हम पूरा घर आपका लेक्चर सुन रहा होता है, ठीक है जी। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैं बीच में वो गालियाँ दे रहा होता हूँ बच्चों को, ठीक है जी। अच्छा जी बढ़े हम आगे दोस्त, आगे बढ़ो दोस्त। अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ कि हमारी सेल्स होती कितनी, हमारी सेल्स होती 25,000, ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है, ये 24,000 है क्या, रुपए हैं क्या, ये यूनिट्स हैं, कितने यूनिट ब्रेक इवन के आगे बेच रहे हो तुम, 1,000, ऐसा है। अब बताओ इस 1,000 यूनिट की जितनी भी सेल्स होगी वो मैं घर ले जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ ब्रेक इवन आने के बाद जब हम चाय का कप बनाएंगे फ्री में बनेगा वो, नहीं फ्री में नहीं बनेगा सर, चाय पत्ती चीनी पानी उसमें भी लगेगी, हाँ लेकिन अब कोई रेंट नहीं देना तुमने, मजीद रेंट तुम पे कर चुके हो। अब बताओ ब्रेक इवन के आगे मैं जितनी सेल्स करूंगा वो मेरा प्रॉफिट है, नहीं, ब्रेक इवन के आगे जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है। मुझे बताओ ब्रेक इवन के आगे मैं जितने भी यूनिट बनाऊंगा कितने में बेचूंगा, 36 में, बनेंगे कितने में वो, क्या ब्रेक इवन के आगे भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, ऑब्वियसली इनकर होगी भाई, क्या बचेगा हमें, 6 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब बताओ सर क्या मैं कह सकता हूँ कि ब्रेक इवन के आगे जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जमा होगा मैं घर लेके जा सकता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है, तो बताओ इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 6 से क्या आ जाएगा। तो अगर आप सर 24 की जगह 25,000 यूनिट बेच रहे हैं ना, तो आप 6,000 रुपये का क्या लेके जाओगे, प्रॉफिट लेके जाओगे। अब जरा टर्म सुन लेना, ये जो 25,000 है ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स हैं। अच्छा ब्रेक इवन आप साल के शुरू में निकालते हो या साल खत्म होने के बाद, शुरू में निकालते हैं ना यार, साल खत्म होने के बाद ब्रेक इवन निकालने का क्या फ़ायदा। आप साल के शुरू में अपनी सेल्स फोर्स को कहते हो ऐ मोमिन मुसलमानों 24,000 यूनिट बेचने हैं लॉस से निकलने के लिए, 24 से कम बिके ना फंस जाएंगे हम, कोशिश करो 24 से ज़्यादा बेचो। उन्होंने कहा सर 24 का हम तो 25 बेच के आपको दे देंगे, तो इसका मतलब है वो आपको क्या कह रहे हैं कि 1,000 यूनिट आपको ज़्यादा बेच के देंगे वो। तो मुझे बताओ 25,000 यूनिट की क्या है एक्सपेक्टेड सेल्स, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि 1,000 यूनिट हम क्या कर रहे हैं ब्रेक इवन के आगे बेच रहे हैं। ये कौन से यूनिट्स हैं, प्रॉफिटेबल यूनिट्स, इनको हम नाम देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या नाम देंगे, मार्जिन ऑफ, कि जी ब्रेक इवन से आगे हम जी इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डन। कितने यूनिट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, 1,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितनी सेल्स होती है हमारा प्रॉफिट होता है, नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन होती है वो क्या होता है हमारा। अच्छा अब एक काम करो जरा पीएनएल दोबारा बनाओ, कितने यूनिट्स का, 25,000 यूनिट्स का। बताओ एक यूनिट कितने में बेचते हो,
बताओ 25,000 यूनिट्स की सेल्स कितनी है? 9 लाख है बेटा। अच्छा अब बताओ मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 750,000 25,000 इंटू 7.5 लाख बचा गया। 1.5 लाख का क्या हमारा सीएम टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है तुम्हारी? 1,44,000। कुछ बचा? 6,000 बच गए। ये क्या हमारा? ये है हमारा प्रॉफिट। ऐसा तो अब बताओ अगर मैं आपसे कहूँ कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को अगर कवर करे किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ब्रेक इवन आ जाएगा। ऐसा और अगर हम अब कहें कि जी हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स को अगर हम कंपेयर करें किससे? ब्रेक इवन सेल्स से, तो क्या आ जाएगा हमारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये किसके बराबर है? ऐसा है। ये कॉपी करें तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। एक बात बताओ, ARTD का ब्रेक इवन कितने स्टूडेंट्स पे आ जाता है? अच्छा हम लोग ना स्टूडेंट्स को कैसे देखते हैं पता है? मिसाल के तौर पर तुम्हारा क्या नाम है बेटा? समी। समी यहाँ से तुम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो? 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो। समी को हम पता है कितने स्टूडेंट काउंट करते हैं? समी को हम काउंट करते हैं 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, हम काउंट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो समी इज टेक्निकली 3 स्टूडेंट्स फॉर अस। ऐसा अब बताओ हमारा ब्रेक इवन कितने पे आता है? हमारी टोटल 6 महीने की फिक्स कॉस्ट है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्ट है हमारी। ठीक है, और मेजॉरिटी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड ही है सिवाय फैकल्टी कॉस्ट के। 2.5 करोड़ में क्या क्या आता है सर? यार इसको तो खोलो, ये तो उन्होंने मेरे को रमज़ानों में अजाब दिया हुआ है, शैतान थोड़ी हूँ मैं। आम दिनों में हमारी मैनेजमेंट पानी नहीं देती है, आप पानी मांगते फिर। जब भी मैं तेरे को देखता हूँ तूने नहाया होता है, हैं? सफाई पसंद इंसान है तू बहुत। अच्छा सफाई पसंद है? अच्छा जी चलो खुल गया शायद। चलो थैंक यू बेटा। अच्छा जी हाँ, तो अब एक स्टूडेंट हमें से फ़ी पे करके जाता है एवरेज 15,000 मिसाल दे रहा हूँ। नहीं 2.5 करोड़ को आप डिवाइड करो ज़रा 14,000 से, क्या आ रहा है? 17,000 स्टूडेंट्स। अब मनुष्यों तुम लोगों को करोड़ लिखना आता है? मनुष्यों हैं 25 मिलियन रुपए लिखो, इसको डिवाइड करो 14,000 से, कितने आते हैं? कोई लगभग 2,000 स्टूडेंट आप हिसाब लगा लें, ऑन एवरेज 2,000 स्टूडेंट चाहिए होते हैं। ऐसा हाँ ऐसा ही है। कॉस्टिंग से लास्ट टाइम हमारे पास 2700 थे, 2700 बच्चे कॉस्टिंग के थे हमारे पास लास्ट टाइम, और 1700 के करीब थे हमारे पास FAR 1 में, कुछ 1700 के करीब थे हमारे पास MFA में, कोई 1100 के करीब हमारे पास ऑडिट में थे, कोई बाकी सारे लॉ और टैक्स के सब्जेक्ट्स मिला के तकरीबन को 500 लोग थे, कोई 1400 हमारे पास BFD में थे, 1200 हमारे पास FFR में थे। तो बाकी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। ठीक है जी हैं, इनकम का पता लग जाएगा सबको। नहीं फिर उसके बाद हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी जो ब्रेक इवन के बाद भी आते हैं। नहीं चलो अल्लाह का शुक्र है, आगे बढ़ो। कहाँ लेके जाएंगे? हैं कैलकुलेटर में आ रहा है या निकल गया बाहर है? अच्छा नहीं आप सुन, आपको लगता है कि हम इतना कमाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हैं हाँ वो तो ऐसे ही कट होना है। ठीक है जी
नहीं इतना नहीं है, ये लोगों को लगता है कि यार कभी हम ब्रेक इवन निकालने जाना तो जैसे 1700 आया ना तो हमारा ब्रेक इवन आता है तकरीबन 24-2500 पे, ठीक है। 24-2500 पे खैर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2000 पे आ जाता है ब्रेक इवन, ठीक है। बाकी पे हम जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत कम होता है, तो हैं अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भी तो है ना, आपने तो पूरी फ़ी को इनकम मान लिया ना हमारी। नहीं चलो खैर अल्लाह अच्छी बात है। यार देखो मैं एक बात बताऊँ, आप भी ये सारा काम कर सकते हो या आप भी ये कमा सकते हो, ठीक है ना। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आपको जैसे मैं फाइनल का वो पढ़ाता हूँ, FFR पढ़ाता हूँ, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने के लिए आपको 2 बड़ी फर्म्स, कोई भी 2 बड़ी फर्म्स के ना मैनुअल पूरे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है जी। और एक मैनुअल के नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 10,000, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लगाने कोई 6-7 साल ढंग से आप लगा लो। अब मार्केट में आपको ऐसे भी टीचर मिलेंगे जो पास पेपर पढ़ के पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके सारे कॉन्सेप्ट पास पेपर से बने होते हैं, पास पेपर में गलती हो गई वो गलत पढ़ा के चले जाएंगे, अगली दफ़ा पास पेपर में एग्जामिनर ने सही कर दिया, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर बताते हैं कि जी वो इंडस्ट्री अलग है ये अलग है। तो मैं आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ, आपको 20,000 पेजेस पढ़ लें तरीके से, फिर आप कमाएं जो आपने कमाना है। ऐसा 2 बैचेस पढ़ाएं आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत है, ठीक है जी। इसीलिए आपने 2 शादियां की हैं। नहीं ये 2 शादियां करने के बाद ये पैसा आना शुरू हुआ है। अब ये बच्चे ने कहा कहाँ लेके जाओगे, तो बस ये सोच के हमने 2 ही की, ठीक है। बढ़ो आगे दोस्त। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये मैं आपको वैसे ही बताया, हम लोग कमाते होंगे थोड़ा बहुत, कोई 30-32 लाख रुपए टोटल बन जाते हैं हमारे दिन के। नहीं भाई क्या हो गया। अच्छा आप ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेजॉरिटी हमारे पास को 20% बच्चा ऐसा भी पढ़ता है, ये सिर्फ एक ऐसी आपको बता रहा हूँ कि जिससे हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, और ये हमें देता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, ठीक है, जिनके रेफरेंस से बच्चे आते हैं इधर, ठीक है। आपको मैं कहूँगा कोई पेशेमाम का बच्चा है, कोई मौज़न का बच्चा है, कोई किसी मेड का बच्चा है, कोई चौकीदार का बच्चा है और उसमें टैलेंट है, वो करना चाहता है CA, तो आप भेजें मेरे पास, मैं उसकी एग्ज़ाम फ़ी भी पे कर दूँगा। लेकिन ये नहीं हो कल आप अपने छोटे भाई को भेजो, कहो ये चौकीदार का लड़का है, ठीक है ना, ये नहीं करना अल्लाह के वास्ते। हम करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ो दोस्त। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं माशाल्लाह जो A लेवल्स वगैरह पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा कमाते हैं। हमने अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए थे, और वो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो पे ऑफ करना शुरू हो गए हैं। वो भी इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है जी, यहाँ भी जो है वो नेपाल, यहाँ भी अब माशाल्लाह उनके कुरिकुलम के हिसाब से हम लेक्चर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, और उनको भी जो है वो अभी हम लेकर आ रहे हैं लूप में, और अल्लाह का शुक्र है कि उनसे अच्छे पैसे बन जाते हैं। नहीं तुम भी कमा लोगे मनूस, यहाँ देख लो। आगे बढ़ो, करो इस सवाल को सॉल्व। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको करा रहा हूँ। क्या खुल गया भाई? सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सबसे क्या हो गया भाई? सबसे पहले सर मेरे पास एक यूनिट हम बेच कितने का रहे हैं? 460 का। अच्छा इसको बनाने पे खर्चा कितना आ रहा है? 240 रुपये का खर्चा बनाने पे आ रहा है और 130 रुपये का उसको बेचने पे आ रहा है। याद रखना ये वेरिएबल कॉस्ट दोनों है। यहाँ बनाने का खर्चा 240 का और फिर कमीशन भी दे रहे 130 रुपये बेचने का, तो ये मिला के कितने हो गए? ये हो गई मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने हैं? 300। अब बताओ हर यूनिट पे हमें क्या बच रहा है? 90 रुपये बच रहे हैं। ये क्या है हमारा जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल?
4.52 और 1.15 दोनों मिला के कितने? 5 ऐसे ही है मेरे बच्चों, डिवाइडेड बाय 90। ऐसे कितने 90 वाले यूनिट बेचेंगे हमारा ब्रेक इवन आ जाए? 63,000 यूनिट्स पे हमारा क्या आ जाएगा? अब बताओ 63,000 यूनिट्स बेच के मैं अपने घर कितने पैसे लेके जाऊंगा? कुछ भी नहीं। अब बताओ, मैंने अपनी सेल्स टीम को कहा बेटा मर जाना लेकिन 63,000 यूनिट से कम नहीं बेचना। उन्होंने कहा नहीं सर टेंशन नहीं ले, हम तो अगले साल इंशाअल्लाह ताला 88,500 यूनिट बेचेंगे। मैंने कहा कितने? उन्होंने कहा जी सर हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है कितने की? 88,500 की, और हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? भाई मैंने आपको ये जो अभी सारी बातें बताई ना हमारी इनकम से रिलेटेड, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही मैं बोल रहा था, ठीक है जी। ये इतने पैसे नहीं है, हम कुछ हार्डली मैं कमा लेता हूँ कोई 25 लाख रुपए 6 महीने के, ठीक है जी। ये क्या जी हमारे 25,500 यूनिट्स क्या है हमारा? ये तो ऐसी बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए हम बोलते हैं। हाँ जी, हाँ ऊपर टैक्स देने का मसला नहीं है भाई, नज़र से डरता है इंसान। हाँ मैं आपको वाकई बता दूँ, आप मुर्गी कटवा लो। अच्छा, ये नज़र का भी ना हमारे यहाँ बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त सिस्टम है। कोई किसी को नज़र लगनी होती है तो सदका ऐसे देना चाहिए कि सीधे हाथ से सदका दो तो उल्टे को ना पता चले। हम लेकर आते हैं घर में काले रंग की मुर्गी, काले रंग की बकरी, भाई इससे कुछ नहीं होता। ये अंधविश्वास छोड़, ये अंधविश्वास है, ये नहीं किया करो, ठीक है ना। मैं एक दफ़ा अपने घर गया ऑफिस से और मैं जाके लेट गया, सो गया मैं, तो मुझे ऐसे फील हुआ रात में कि पलंग के नीचे मुर्गी की आवाज़ आ रही। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कहा यहाँ कमरे में किसने मुर्गी लाई होगी, ऐसे फील हो रहा होगा। सुबह उठा फिर मुझे आवाज़ आई, बेगम से पूछा, मैंने कहा ये क्या पलंग के नीचे को मुर्गी है क्या? बोला हाँ। मैंने कहा किसके लिए? कह रहे वो अब्बू ने कहा था कि ऐसे रख के ना, फिर मैंने कहा मुर्गी का यहाँ पालना, तुम कमरे में पाल ली हो मुर्गी? बोला नहीं है सदके की है। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना है इसका, अभी ज़िबा करोगे इसको? बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर? बोला अब आप ये उठा के लेके जाएंगे और आप इसको बाहर छोड़ देना, ये जहाँ जाएगी चली जाएगी, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा यार ये नया आया मार्केट में, ठीक है। अब मैं खैर बोलता नहीं हूँ, मेरे जो ससुर हैं वो थोड़े हैं ऐसे पीर मुरीदी वाले, तो वो जो करते हैं मैं उनको कभी कुछ नहीं बोलता, ना मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बाप है मेरा। तो मैं उसमें उस वक्त मैं CFO था एक कंपनी का, उस सूट वूट पहन के मैं मुर्गी बगल में लेके, ठीक है ना, बाहर निकला हूँ मैं, और मैंने वो रोड पे छोड़ दी, ठीक है। और मैं आगे गया, थोड़ा गाड़ी आगे फासले से खड़ी, तो मैं गाड़ी में बैठने गया, तो फिर एक बंदा आया पीछे से, बोला ये आपकी मुर्गी भाग गई थी। मैंने कहा भाई ले जा तू इसको यार, ठीक है जी, हैं। नहीं इस तरह के भी लोग होते हैं, और औरतें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ों पे यकीन रखती हैं जी। कितना? 2295,000। अब बताओ जी ये क्या हमारा जी प्रॉफिट है। इतना सारा पैसा हम कमाएंगे अगर हम कितने यूनिट बेच पाए? अच्छा अगर हम इससे कम यूनिट बेचे तो प्रॉफिट कम होगा। 70,000 यूनिट बेचें तो प्रॉफिट होगा, 65,000 यूनिट बेचें तो प्रॉफिट होगा, 62,000 यूनिट बेचें 62 तो नहीं होगा, भी लॉस होगा आपको। ऐसा ये बात समझ आती है? तो आपके पास एक निशान लगा हुआ है कि जी 63 से कम नहीं बेचने, ये बात समझ आती है? इससे जितना आगे बेचोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बताओ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होगा? जाके टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ। इतना प्रॉफिट के उससे आगे प्रॉफिट पॉसिबल ही ना हो, इन्फिनिटी सर। जितने ज़्यादा यूनिट बेचोगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा भाई। किसी पॉइंट पे आके हम ये नहीं कह सकते कि जी बस और बेचने से हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर दफ़ा जितने यूनिट बेचोगे उससे क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। ऐसा है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेंगी ये चीज़ें। हम यही ख़त्म करते हैं अपनी क्लास इंशाल्लाह, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। आज का होमवर्क जो है वो आपको अफ्तार के बाद मिलेगा। अल्लाह के वास्ते उसको बहुत तमीज़ और तरीके से देखना। 2 सवाल होंगे, एक मैं वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट वाला सवाल दूंगा जो पिछला हमारा टॉपिक था कनेक्टेड, एक मैं ब्रेक इवन से सवाल दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लास होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस वीक में। हाँ
मैं फ्राइडे से आपको छुट्टी दे दूंगा ईद की, आप गांव जाएं, जहां आपने जाना है जाएं।